हेलो एवरीवन। तो एंडोक्राइन के 4 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं और आज लेक्चर नंबर 5 है। जिन लोगों ने 4 लेक्चर नहीं पढ़े हैं जाके पहले एक बार 1 2 3 4 लेक्चर्स देख लें, प्लेलिस्ट में आपको एंडोक्राइन मिल जाएगा। आज का लेक्चर है हाइपोपिट्यूटिज्म नाम की बीमारी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी गई हैं, जैसे सिहान्स डिजीज या फिर पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी या फिर प्राइमरी पिट्यूटरिज्म, सेकेंडरी पिट्यूटरिज्म, या फिर आपसे पूछे गए हैं इसका मैनेजमेंट। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और हाँ लास्ट में इसके कुछ टेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा जिससे आप लेक्चर को पढ़ने के बाद उस लेक्चर की प्रैक्टिस भी कर सकें। यस, चलिए तो आज का सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ेंगे तो हम सीधा ये बोल सकते हैं पार्शियल और कंप्लीट डिक्रीज हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है हाइपो का मतलब कम। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने हार्मोन रिलीज करने कम कर दिए तो उसी को बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो आपने याद किया था एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और इसके अलावा भी देखो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कम होते हैं तो कई बार एक और हार्मोन भी कम हो जाता है, एडीएच। सर पिट्यूटरी तो एडीएच बनाती नहीं है लेकिन स्टोर तो करती है ना। तो या तो कुछ हार्मोन कम हो रहे हैं या बहुत सारे हार्मोन कम हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। हो सकता है इसमें से कोई 1-2 हार्मोन कम हो तो भी हाइपोपिट्यूटिज्म बोलेंगे, या ये सारे हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाएं तो भी हम इसको हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं। राइट, तो पार्शियल या कंप्लीट डिक्रीज होना हार्मोन्स का पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनको बोला जाता है हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ हार्मोन क्या आएगा? अगर आप बोलोगे सर हमारा एसीटीएच हार्मोन कम हो गया, यही तो बोलोगे, तो एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। तो अगर एसीटीएच कम होगा तो आपके एड्रिनल ग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा। राइट, दूसरा अगर आपका टीएसएच कम होगा तो अपने आप आपके थायराइड के T3 T4 कम हो जाएंगे और आपको मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी, मतलब T3 T4 हार्मोन भी आपके कम हो जाएंगे। राइट, ऐसे ही अगर आप बोलोगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर कम होगा तो फीमेल में ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन आफ्टर डिलीवरी कम होगा। या फिर हम बोले एफएसएच कम होगा या फिर एलएच कम होगा। अगर ये 2 हार्मोन कम होते हैं तो आपको पता है ये फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं, ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार हैं। तो मतलब आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, या फिर जितने भी आपके गोनाड्स के हार्मोन हैं उनका लेवल आपको डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा एफएसएच और एलएच की कमी की वजह से। एसीटीएच कम होना, टीएसएच कम होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होना, एफएसएच एलएच कम होना, ये लीड कर सकते हैं किस चीज को? ये डेफिनेटली लीड कर सकते हैं आपके हाइपोपिट्यूटरिज्म को। मतलब हाइपोपिट्यूटरिज्म में ऐसी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ऐसे ही हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो मतलब एनर्जी कम हो जाएगी अपने आप। ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो मतलब आपका प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में मसल्स में प्रोटीन कम होने लगेगा। तो जो जो हार्मोन कम होंगे उनका इफेक्ट हमेशा कम होगा। अब एक और चीज बताता हूं, जब हाइपोपिट्यूटरी ग्लैंड से ही कोई हार्मोन कम होना, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही अगर कोई हार्मोन कम हो, डिक्रीज हो, तो
उसके जो टारगेट हार्मोन होते हैं वो भी कम होते हैं। ये बात याद रखना, टारगेट हार्मोन जो उसके होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। सर ये क्या बात बोल दी आपने? इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे सपोज करो, अगर आपकी बॉडी में कई बार T3 और T4 कम होते हैं, राइट, मतलब आपकी गलती है किसकी? थायराइड ग्लैंड की गलती है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ और आपके T3 T4 कम हो गए, तो इस केस में आप देखेंगे आपके ब्रेन पे एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से टीएसएच बढ़ा हुआ मिलता है। टीएसएच तो बढ़ जाएगा, पर क्योंकि थायराइड खराब है आपको T3 T4 कम देखने के लिए मिलेंगे। मतलब क्या समझे? अगर किसी टारगेट ग्लैंड की दिक्कत है तो पिट्यूटरी का हार्मोन तो बढ़ेगा ही, पिट्यूटरी तो सही है यहां पे, लेकिन बाकी हार्मोन कम होंगे। इसीलिए जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 कम मिलेंगे पर टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा। बट क्योंकि यहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि यहां पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, सॉरी हाइपोपिट्यूटरिज्म है, क्योंकि यहां पे हाइपोपिट्यूटरिज्म है, जिसकी बात मैं बता रहा हूं आपको। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, ऊपर से टीएसएच ही कम आ रहा है, टीएसएच ही कम होगा और साथ में T3 और T4 भी कम होंगे। अब जब T3 T4 कम होंगे, ब्रेन के पास पॉजिटिव मैकेनिज्म जाएगा और पिट्यूटरी को बोलेगा और रिलीज करो, पर पिट्यूटरी तो खराब है, तब भी टीएसएच कम होगा और T3 T4 भी कम होगा। मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन कम है तो टारगेट हार्मोन भी कम होंगे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत है। अगर टारगेट वाली ग्लैंड खराब है, केवल उसी के हार्मोन कम होंगे, पिट्यूटरी का हार्मोन तो बढ़ेगा। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से तो हार्मोन ज्यादा जा रहे हैं, पर T3 T4 कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ग्लैंड की दिक्कत है यहां पे। पर हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्योंकि पिट्यूटरी ही खराब है, मेन जहां से सिम्टम्स आएंगे, तो पिट्यूटरी खराब है तो ऊपर से ही सब कुछ कम रहेगा। चाहे कितनी बार भी आप ब्रेन को बोलोगे पिट्यूटरी खराब है, तो सारे हार्मोन आपको डिक्रीज मिलेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था समझाने का कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कम होंगे, एसीटीएच कम होगा तो एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर पाएगा, कॉर्टिसोल कम होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से कम होगा तो T3 T4 कम होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होगा तो ब्रेस्ट फीड ही नहीं कर पाएगा, मतलब मिल्क ही नहीं बना पाएगा। FSH LH कम है तो ओवरी भी काम नहीं कर पाएगी, ओवरी के हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल है। लीवर को जो प्रोटीन बनाने के लिए बोलता है ना, वो ग्रोथ हार्मोन ही बोलता है। नेक्स्ट, तो आपको पता चल गया कि कभी भी अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हो तो टारगेट हार्मोन भी कम होंगे और पिट्यूटरी के हार्मोन भी कम होंगे। एग्जाम्पल के लिए टीएसएच भी कम होगा और T3 T4 भी कम होंगे। तो आप इससे बता सकते हो कि यह हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, यह तो पिट्यूटरी ग्लैंड की दिक्कत है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म पे। अलग अलग टाइप के होते हैं पिट्यूटरिज्म। जैसे अगर बहुत सारे हार्मोन हैं, केवल 1 या 2 हार्मोन डिक्रीज होते हैं, केवल 1 या 2 हार्मोन डिक्रीज होते हैं, तो इसको बोला जाता है पार्शियल हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्या बोला जाता है? पार्शियल हाइपोपिट्यूटरिज्म, राइट। केवल 1 या 2 हार्मोन कम होंगे तो ऐसे हाइपोपिट्यूटरिज्म को डॉक्टर डायग्नोस करते हैं पार्शियल, मतलब कुछ हार्मोन कम है। पर अगर ऑल हार्मोन, सारे हार्मोन डिक्रीज हैं, ऑल हार्मोन डिक्रीज हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म। उसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म, कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म। सारे हार्मोन कम है तो कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो यहां से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है? सडन, कई बार क्या होता है? सडन, सडन मतलब
सडन मतलब कई बार सडन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो जाती है। सडन अगर पिट्यूटरी हार्मोन कम हो गए, सडन पिट्यूटरी हार्मोन अगर डिक्रीज हो गए, तो इसके लिए यूज करते हैं एक्यूट हाइपोपिट्यूटरिज्म। एक्यूट हाइपोपिट्यूटरिज्म। और कई बार टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा। कई बार अगर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिक्रीज होगा, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, धीरे धीरे अगर डिक्रीज होते हैं हार्मोन पिट्यूटरी के, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रॉनिक हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्रॉनिक हाइपोपिट्यूटरिज्म। एक और चीज है, लोकेशन के हिसाब से भी बांटा गया है। अगर सपोज कर लो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ही खराब है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का ही, पिट्यूटरी हार्मोन ही या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम है, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब सर, अरे नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी दिक्कत है तभी तो वो अपने हार्मोन कम कर रही है। तो अगर केवल पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत है, इसकी वजह से वो हार्मोन कम कर रही है, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन कम इसलिए करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ऊपर जो बैठे हुए हैं ना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में कोई गड़बड़ी है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड कम बना रही है हार्मोन। तो यह भी एक हो सकता है। मतलब सर, मतलब अगर हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी है, हाइपोथैलेमस में कोई गड़बड़ी है, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पिट्यूटरी के हार्मोन कम हो रहे हैं, उसकी वजह से पिट्यूटरी के हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इतनी बात को याद रखना, इस कंडीशन को बोला जाता है सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो सर क्या इतने सारे टाइप हैं? नहीं, देखो हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। जो पहला टाइप आपको दिख रहा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हार्मोन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हार्मोन, मतलब कितने हार्मोन कम हो रहे हैं उसके हिसाब से 2 ही हैं। कौन सा? पहला है पार्शियल और दूसरा है कंप्लीट। नंबर के हिसाब से अगर कुछ हार्मोन कम हो रहे हैं तो पार्शियल, सारे हार्मोन कम हो रहे हैं तो कंप्लीट हाइपोपिट्यूटरिज्म। ऐसे ही इंटेंसिटी पे, सडन हो रहे हैं कि धीरे धीरे हो रहे हैं, टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन पे, टाइम ड्यूरेशन के बेस से भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है हाइपोपिट्यूटरिज्म को। अगर अचानक से हार्मोन कम हो जाए, सर अचानक से कैसे हो सकते हैं? अरे सपोज करो आपकी ब्रेन से हैमरेज हो जाए, अचानक चोट लगी और हैमरेज हो गया और पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन कम कर दिए, तो वो एक्यूट हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया। पर आपके ब्रेन में दूसरा, ये पहला था सडन वाला, दूसरा है प्रोग्रेसिव, मतलब कोई ट्यूमर है। इसका कारण क्या हो सकता है? ट्यूमर। जैसे कोई ट्यूमर है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो धीरे धीरे हार्मोन कम हो रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल धीरे धीरे हार्मोन कम हो रहे हैं, तो उसका कारण ट्यूमर हो सकता है, तो वो क्रॉनिक हो गया। तो टाइम के हिसाब से भी हमने 2 भागों में बांटा, सडन और प्रोग्रेसिव, डिक्रीज होना हार्मोन्स का। ऐसे ही नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लोकेशन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? तीसरा टाइप जो है उसको बोल सकते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। क्या बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के बेस पे भी हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है। किसको? हाइपोपिट्यूटरिज्म को। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही दिक्कत है तब वो हार्मोन कम कर रही है तो प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड तो बेचारी सही है लेकिन उसके जो बॉस बैठे हाइपोथैलेमस, वहीं से मैसेज में नहीं आ रहा, हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी है, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो सर हाइपोथैलेमस बोलना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हार्मोन तो पिट्यूटरी के कम हो रहे हैं, तो सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। राइट, इतनी बात समझ में आई। अब
अगला चलते हैं इसके कारणों पे, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एग्जाम में सबसे मोस्ट कॉमन कारण पूछेगा आपसे, तो याद रखना पिट्यूटरी एडिनोमा या ट्यूमर, कभी भी आपसे पूछे याद रखना पिट्यूटरी एडिनोमा, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एडिनोमा। जिसको एडिनोमा नहीं पता वो ट्यूमर लिख ले, क्योंकि एग्जाम में ट्यूमर से भी आ सकता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है पिट्यूटरी एडिनोमा। अब बाकी के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको मैं लिखना चाहूंगा, वो है सिहान सिंड्रोम या सिहान डिजीज। सर ये क्या है सिहान डिजीज? सिहान डिजीज, सिहान डिजीज एक कारण है। सपोज कर लो कोई फीमेल डिलीवरी के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा हेमरेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से ये सिहान डिजीज होती है। सर ये गायनी से एंडोक्राइन में कैसे आ गए? अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस पीपीएच की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी आपके ब्रेन में भी हो जाती है, और ब्रेन में होती है तो धीरे धीरे करके आपके ब्रेन में भी ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे हमारी पिट्यूटरी को भी तो जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपने हॉर्मोन्स को कम कर देती है। मतलब ये जो सिहान डिजीज, सिहान सिंड्रोम है, ये पीपीएच की वजह से होता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से ब्रेन पे भी फर्क पड़ता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को कम कर सकता है। हां, पर इसका कंफर्मेशन आपको कैसे पता चलेगा? कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा? मतलब सिहान सिंड्रोम अगर हो गया है तो हाइपोपिट्यूटिज्म का पता तब चलता है जब वो फीमेल दूसरे तीसरे दिन या पहले दिन ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है। क्या करवाती है? ब्रेस्ट फीड। तो ब्रेस्ट फीड करवाएगी, मिल्क आएगा ही नहीं। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन था प्रोलैक्टिन, वो भी तो कम हो गया होगा। प्रोलैक्टिन कम तो मिल्क कम, मिल्क कम तो ब्रेस्ट फीड भी कम। तो सिहान डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। एक इसी की तरह एक और टर्म आता है, उस टर्म को बोलते हैं पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी। सर अपोप्लेक्सी का मतलब भी सेम है, यहां पे भी पिट्यूटरी में ब्लड की कमी हो रही है, पर कारण है उसका ब्लॉकेज ट्यूमर की वजह से। ये सडन आता है। पहली बात तो ये सडन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, सडन डिक्रीज ब्लड सप्लाई अगर होगी, देखो इसमें तो टाइम लगता है, जो सिहान है वो टाइम टेकिंग है, याद रखना। इसमें आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन का टाइम मिलेगा समझने के लिए। तो धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क कम होगा, मतलब मेनोपॉज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने में लेट हो जाएगी। तो सिहान तो धीरे धीरे पता चलता है, पर पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी है, जैसे खून जा रहा था, जो ट्यूमर था, सपोज करो ये ट्यूमर है, यहां से ब्लड सप्लाई जा रहा था पहले, ठीक है, ट्यूमर ने क्या किया, अपना साइज बढ़ा लिया, तो अचानक से ब्लड सप्लाई जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हो गई कम, यहां पहुंच ही नहीं रहा ब्लड सप्लाई। तो पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी किसी ट्यूमर की वजह से जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही अचानक से, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी। तो यह भी एक कारण हो सकता है ब्लड सप्लाई ना मिलने का, इन्फ्रैक्शन होने का, सेल की डेथ हो जाती है बिना ब्लड के, तो पिट्यूटरी अपोप्लेक्सी भी एक कारण हो सकता है। एक है फेरिंज, एक है इन्फेक्शन। कई केसेस में यह देखा गया है इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी इन्फेक्शन वाले मरीजों में भी पिट्यूटरी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है और वो पिट्यूटरी के सेल को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको बोलते हैं ऑटोइम्यून बीमारियां। कुछ ऐसी ऑटोइम्यून बीमारियां भी हैं जो पिट्यूटरी के सेल को डैमेज कर देती हैं, जिससे वो अपना हार्मोन नहीं बना पाता। इन्फेक्शन हो गया, वहां तक पहुंच गया, उसकी सेल डैमेज हो गई पिट्यूटरी की, तो भी वो अपने हार्मोन नहीं बना पाते। इसके अलावा अगर आपके सर में डायरेक्ट हेड इंजरी हो गई है,
डायरेक्ट चोट लग गई है तो भी पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन नहीं बना पाती है। हेड इंजरी, चोट लग गई डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में तो भी वो अपने हार्मोन नहीं बना पाती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म को लीड करती है। इसके अलावा एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा। सर ये क्रेनियोफेरिंजियोमा क्या है? आपको पता है, क्या पता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है ऊपर पार्ट, वहां से एक पाइप आता है मैसेज लेके नीचे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो कई बार ट्यूमर की वजह से ये कनेक्टिंग स्टॉक ब्लॉक हो जाता है। जो आपका कनेक्टिंग स्टॉक है ना, कनेक्टिंग स्टॉक कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस। और कनेक्टिंग स्टॉक अगर कंप्रेस हो गया तो भी आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। इस कहानी को बोलते हैं क्रेनियोफेरिंजियोमा। ठीक है, उसमें मेनली आपका कनेक्टिंग स्टॉक कंप्रेस होता है जिसकी वजह से हार्मोन का आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो ये थे कुछ कॉज। अब आते हैं साइनम सिम्टम पे। अगर किसी को हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा तो आपको बहुत हाई फाई चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले याद रखो कि क्या कम हो रहा है? सर ACTH कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप याद रखो कि सर TSH कम हो रहा है, तो इन्हीं से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। तीसरा याद रख लो ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है। चौथा याद रख लो प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो रहा है। पांचवा याद रख लो FSH LH कम हो रहे हैं। छठा याद रख लो ADH भी कम हो जाता है। अब सिम्टम निकालने बहुत आसान। ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कम कर देगी तो ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, मतलब एड्रीनल ग्लैंड पे जाके कॉर्टिसोल बनाता है, एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है। तो ACTH कम होने का मतलब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल कम हो गया। अब कॉर्टिसोल आपका जिम्मेदार है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये आपकी बॉडी में बीपी को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। बीपी भी मेंटेन करता है कॉर्टिसोल, याद रखना। ये आपका स्लीप वेकअप साइकिल, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। कॉर्टिसोल आपके मूड को आपकी एनर्जी को आपकी एनर्जी को, आपको स्ट्रेस से लड़ने के लिए ये सारे काम करता है। तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी कॉर्टिसोल की कमी की वजह से। इतनी सारी चीजें आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। कॉर्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? अब दूसरा आता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जब कम होते हैं तो सर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में T3 T4 कम हो जाएंगे। और जब T3 T4 कम होते हैं तो याद रखिएगा T3 T4 कम होने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, आपका हार्ट रेट डिक्रीज, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम, आपको ठंड लगने लगेगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये हाईली स्पेसिफिक फीचर है। इंटॉलरेंस, ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलने लग जाएंगी। थायराइड अगर कम होता है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का वेट गेन हो सकता है। वेट गेन, मेटाबॉलिज्म कम होता है तो वेट गेन हो जाता है ना, यस। अब देखिए नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का मैंने बताया था कि ये आपकी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाएगा सर। और प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा तो आपको थकान लगने लगेगी, मसल वीकनेस, सबसे इंपॉर्टेंट साइन आएगा मसल वीकनेस, या वास्टिंग भी बोलते हैं। वास्टिंग, आपकी मसल बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। प्रोलैक्टिन हार्मोन कम होगा तो आपको पता है जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क का वो कम हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा प्रोलैक्टिन के कम होने की वजह से। FSH LH कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ पाएगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी, ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सीक्रेशन, देखो बनाता नहीं है पिट्यूटरी, स्टोर करता है, पर पिट्यूटरी खराब है तो रिलीज भी नहीं कर पाएगा, और रिलीज नहीं करेगा। एंटी डायूरेटिक काम होता है, बहुत सारा जो यूरिन बाहर जा रहा है उसको जाने से पहले उसमें से बहुत सारा वाटर को होल्ड कर लेना, जो बॉडी के लिए जरूरी है, राइट। अब अगर ADH का लेवल कम है तो आपकी बॉडी में वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा। सॉरी, अब ADH कम है तो वाटर एक्सक्रीट ज्यादा होगा,
वाटर एक्सक्रीट ज्यादा होगा यूरिन में। मतलब एडीएच के कम होने की वजह से आपको पॉलीयूरिया देखने के लिए मिल सकता है। सारी चीजें हाइपोपिट्यूटरिज्म की हॉर्मोन्स पे डिपेंड है। एसीटीएच कम होगा तो बीपी नहीं मेंटेन होगा, स्लीप साइकिल नहीं आएगी, मूड खराब हो जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन नहीं आ पाएंगे। थायराइड के हार्मोन कम होंगे तो मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, टेम्परेचर, वेट गेन ऐसे सिम्टम आएंगे। प्रोलैक्टिन कम होगा तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं बना पाएगी फीमेल। एफएसएच एलएच कम होगा तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। एडीएच कम होगा तो पॉलीयूरिया होगा, वाटर यूरिन में ज्यादा चला जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन कम हो रहा है। और कई बार तो सारे हार्मोन भी कम हो सकते हैं। हाइपोपिट्यूटरिज्म में नॉर्मली डिपेंड करता है, क्या पता एसीटीएच ही कम हो तो केवल एक ही सिम्टम आएगा, पर अगर सारे हार्मोन कम हुए तो ये सारे मिक्स्ड सिम्टम आपको देखने के लिए मिलते हैं। राइट, समझ गए क्या हम इतना? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पे। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट पे सबसे पहले आप हार्मोन का लेवल चेक कर लो। हार्मोन का लेवल चेक कर लो, यही एक टेस्ट है। दूसरा, अब एक और टेस्ट इसमें किया जाता है, इसको बोलते हैं एसीटीएच रिजर्व टेस्ट। एसीटीएच रिजर्व टेस्ट, इस टेस्ट में करते क्या है, ध्यान से सुनो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है कि एड्रीनल, देखो मैं पहले बता देता हूं जिससे आप समझ जाओ। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच हार्मोन भेजती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच हार्मोन भेजती है, ठीक है, आ रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच हार्मोन भेजती है। अब एसीटीएच जब हार्मोन भेजेगी तो वो जाके आपकी एक एड्रीनल ग्लैंड पे काम करते हैं और एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज करता है कुछ हार्मोन, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल। कौन कौन से करता है वो एड्रीनल ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन भेजती है, वो एड्रीनल ग्लैंड के पास आते हैं, तब एड्रीनल ग्लैंड अपना कॉर्टिसोल रिलीज करती है। अब हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है, एसीटीएच का लेवल कम, तो एड्रीनल ग्लैंड के पास जो हार्मोन आएगा वो कम है, तो एड्रीनल ग्लैंड भी कॉर्टिसोल कम रिलीज करती है। नॉर्मल कहानी ये है। पर एसीटीएच रिजर्व में हम करते क्या है, हम पेशेंट को बाहर से सिंथेटिक, मतलब आउटसाइड से दे देते हैं डायरेक्ट सिंथेटिक, क्या दे देते हैं, एसीटीएच। अगर मैं बाहर से, ऊपर से नहीं आ रहा, मैं बाहर से एसीटीएच दे दूं तो भी तो ये कॉर्टिसोल बढ़ा देगा, तो भी तो ये कॉर्टिसोल बढ़ा देगा। तो सिंथेटिक एसीटीएच देने पे अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि बेचारी एड्रीनल ग्लैंड मासूम है, गलती पिट्यूटरी की है। दोबारा समझो मेरी बात को, मैंने बाहर से एसीटीएच दिया तो एसीटीएच तो काम करेगा ना और कॉर्टिसोल बढ़ा देगा। तो 2-3 घंटे बाद अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का अमाउंट 18 mcg पर डीएल से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, समझ जाओ एसीटीएच अपना काम कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड बिल्कुल सही है, एसीटीएच देने से एड्रीनल ग्लैंड काम कर रही है, मतलब आप समझ जाओगे गलती पिट्यूटरी की है। तो कॉर्टिसोल अगर बढ़ता है तो यह भी आपको कंफर्म कर सकता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म है भैया, हाइपोपिट्यूटरिज्म है। समझ गए? एसीटीएच देने के बाद कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आप समझोगे हाइपोपिट्यूटरिज्म है। पर अगर नहीं बढ़ा तो, सपोज अगर आपने बाहर से एसीटीएच दिया, उसके बाद भी कॉर्टिसोल नहीं बढ़ा, कॉर्टिसोल नहीं बढ़ा, तो आप बोलोगे सर पिट्यूटरी सही है, गलती है एड्रीनल ग्लैंड की। तो ये टेस्ट भी हम कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एसीटीएच रिजर्व टेस्ट। क्या बोलते हैं? एसीटीएच रिजर्व टेस्ट। एक और टेस्ट करते हैं इससे भी ज्यादा, उसको बोलते हैं इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। एक और टेस्ट करते हैं इसमें जिसको बोलते हैं इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। सर ये टेस्ट क्या बताता है? इसमें हम पेशेंट को भूखा रखते हैं, भूखा क्या करते हैं, फास्ट पे रखते हैं पेशेंट को, रात भर फास्ट पे रखा, ठीक है।
अब फास्ट पे रखने के बाद हम क्या करते हैं, उस पेशेंट की बॉडी में सुबह जब उसका बेसलाइन डेटा ले लेते हैं, मतलब उसके हार्मोन को चेक कर लेते हैं, बेसलाइन डेटा को ले लेते हैं, ठीक है। बेसलाइन डेटा मतलब उसके हार्मोन हमने चेक कर लिए। जैसे रात भर अगर हम उसे भूखा रखते हैं और सुबह हमने उसका एक बार बेसलाइन डेटा ले लिया, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो हमने उसका बेसलाइन डेटा ले लिया और फिर हम उसको एक इंसुलिन लगाते हैं जिसको बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। मतलब हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि पेशेंट को उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 mg पर डीएल से कम जाए। मतलब ये रिस्की टेस्ट होता है, समझ रहे हो, इसमें रिस्की टेस्ट होता है, रिस्की टेस्ट, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट कैसा होता है सर, बहुत ही रिस्की टेस्ट होता है, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया में आप रखते हो, उसके बाद आप अल्टीमेटली इसको क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब हम ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पे प्रेशराइज डाल रहे हैं, उस पे हम प्रेशर डाल रहे हैं। अब हमने ब्रेन पे प्रेशर डाला, जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो अगर पिट्यूटरी नॉर्मल होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर नॉर्मल होगी, नॉर्मल पिट्यूटरी होगी, तो क्या करेगी, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देगी। स्ट्रेस हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देगी, आपका एसीटीएच का लेवल बढ़ा देगी, मतलब आप समझ जाओ पिट्यूटरी नॉर्मल है। अरे कभी भी हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होता है, खाना नहीं खाएंगे तो भी, जो लोग सोचते हैं ना ऐसा, उनका ग्लूकोज आपको बढ़ा हुआ क्यों मिलता है, क्योंकि जब आप फास्टिंग पे होते हो ब्रेन को मैसेज जाता है बॉडी में स्ट्रेस है, तो ब्रेन क्या करता है, स्ट्रेस वाले हार्मोन को बढ़ा देता है अगर ब्रेन नॉर्मल है तो। पर स्ट्रेस देने के बाद भी, अगर स्ट्रेस देने के बाद भी, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर स्ट्रेस देने के बाद भी आपके ये हार्मोन नहीं बढ़ते हैं, एसीटीएच नहीं बढ़ता है आधे 1-2 घंटे के बाद भी, आप समझ जाना ये हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ये हाइपोपिट्यूटरिज्म है। सर एक बार दोबारा बताओ, इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं यहां पे जहां पे हमको हाइपोपिट्यूटरिज्म को कंफर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, इतना खाली पेट कि पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेस होने लगे, और ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए सुबह हम उसको एक इंसुलिन और लगा देते हैं जिससे उसका ग्लूकोज और ज्यादा गिर जाए। तो रेगुलर इंसुलिन देने के बाद उसका ग्लूकोज इतना गिराते हैं जब उसको घबराहट होने लगे, पसीने आने लगे, इस लेवल तक, इसलिए रिस्की टेस्ट होता है। अब अप्रॉक्सीमेटली हमको पता लग गया कि 40 mg पर डीएल से कम चला गया, उसका चेक करते हैं। इसको चेक करने के बाद पहले हमने बेसलाइन डेटा ले लिया था, वही एसीटीएच का जो भी स्ट्रेस हार्मोन है वो चेक किए थे पहले बेसलाइन डेटा में। जब हमने बिल्कुल ही हाइपोग्लाइसीमिया कर दिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया जब भी होता है पिट्यूटरी के पास मैसेज जाता है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करो। तो एसीटीएच हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने चाहिए। हां, नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति होगा उसके अंदर तुरंत स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे, पर स्ट्रेस देने के बाद भी अगर स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब बिचारी पिट्यूटरी में कोई ना कोई दिक्कत है, यह हाइपोपिट्यूटरिज्म को कह सकते हैं हम इसमें। पर अगर अल्टीमेटली आपसे बात पूछा जाए कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, तो आपको बता दूं इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एमआरआई, क्योंकि एमआरआई में स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, कोई इंफ्रैक्शन हुआ है, ब्लड सप्लाई की कमी हुई है, फिजियोलॉजिकल
कोई इश्यू आ रहा है इंफ्रैक्शन की वजह से, वो पता लग जाता है। तो एमआरआई आपके स्ट्रक्चर को प्लस आपके इंफ्रैक्शन को बता देता है, क्लियर कट बता देता है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, कोई आपका ट्यूमर, ये सब कुछ आपको एमआरआई बताता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड और सबसे यूनिक बेस्ट टेस्ट है आपका एमआरआई। किसके लिए? हाइपोपिट्यूटरिज्म को कंफर्म करने के लिए। राइट, अब आते हैं लास्ट मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट पे ऐसे व्यक्ति के अंदर सबसे पहला जो हम करते तो वही है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सबसे पहला स्टेप है। अब एनक्लेक्स ये पूछती है कि बताओ अगर किसी को हाइपोपिट्यूटरिज्म है तो उसके अंदर हार्मोन्स की कमी हो रही है, सारे हार्मोन्स की, तो आप सबसे पहला हार्मोन कौन सा दोगे? बाहर से देते हैं उसको? अरे हम डायरेक्ट कॉर्टिसोल दे देंगे उसको। सबसे पहला हम देते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज ऑलवेज फर्स्ट चॉइस। कभी भी थायरॉक्सिन नहीं देते, फर्स्ट चॉइस कॉर्टिसोल रहती है। ठीक है, तो कॉर्टिसोल को हमेशा पहले दिया जाता है। अगर आपने थायरॉक्सिन पहले दे दिया, मतलब T3 T4 वाला, वो मेटाबॉलिज्म को जल्दी से बढ़ा देगा, और मेटाबॉलाइज करने के लिए कॉर्टिसोल तो है ही नहीं। तो अगर आप थायरॉक्सिन कभी भी पहले नहीं देते हैं, थायरॉक्सिन इसके बाद दो आप, फर्स्ट चॉइस कॉर्टिसोल। अदरवाइज आपको शॉक में जा सकती है बॉडी, एड्रीनल क्राइसिस हो सकता है। मैं लिख देता हूं, इफ थायरॉक्सिन गिवन फर्स्ट, अगर आप थायरॉक्सिन को पहले दे दोगे तो इट कैन लीड टू एड्रीनल क्राइसिस। मतलब एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन तो है ही नहीं, तो एड्रीनल ग्लैंड पे जबरदस्ती का प्रेशर डाल देगा कॉर्टिसोल। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉर्टिसोल देते हैं, तब थायरॉक्सिन देते हैं। ठीक है, तब ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। बाकी जो भी कम हुआ है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हुआ है तो आप प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस करवा सकते हो। आपको ग्रोथ हार्मोन कम हुआ है तो उसको बाहर से हम दे सकते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऐसे व्यक्ति के अंदर लाइफ टाइम चलती है। तो मेन ट्रीटमेंट यही है। बाकी इसके बाद आप कॉज को ठीक करो। कॉज अगर आपने ट्रीट कर दिया तो बीमारी अपने आप ट्रीट हो जाएगी। जैसे अगर ब्लड की कमी है, ब्लड सप्लाई की कमी है, या ट्यूमर है, तो ट्यूमर के लिए तो हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। ठीक है, जो ट्यूमर है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ट्यूमर के लिए तो हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। पेशेंट में जिन चीजों की कमी है उन सारी चीजों को देते हैं। अब आपके लिए मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देके जा रहा हूं जो आपको मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग हार्मोन कौन सा होगा वो आपको पता चल जाना चाहिए। देखो, कॉर्टिसोल हार्मोन होगा। अगर आप कॉर्टिसोल लेट में देते हो तो दिक्कत आ सकती है, और कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है ACTH। ऐसे ही पोस्टपार्टम वुमेन में जब वो लैक्टेट या फीड नहीं कर पा रही है तो आप समझ जाना ये सिहान सिंड्रोम के लक्षण है, क्योंकि PPH में ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, पिट्यूटरी ने। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, यहां से सवाल आता है। लैब पैटर्न पिट्यूटरी कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। लैब पैटर्न में नॉर्मली कि हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण पिट्यूटरी है, वो कैसे पता चलता है? जब दोनों चीजें कम होती हैं, क्योंकि पिट्यूटरी से TSH भी कम होगा और T4 भी कम होगा। अगला टेस्ट है प्रायोरिटी हार्मोन रिप्लेसमेंट इन हाइपोपिट्यूटरिज्म। सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा होगा? कॉर्टिसोल, क्योंकि थायरॉक्सिन पहले नहीं देंगे। ठीक है, वो एड्रीनल क्राइसिस और ज्यादा क्राइसिस करवा सकता है। अरे थायरॉक्सिन दोगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो स्ट्रेस हार्मोन चाहिए होता है एनर्जी के लिए, तो स्ट्रेस हार्मोन नहीं होंगे तो एड्रीनल क्राइसिस हो जाएगा और ज्यादा। डायबिटिक इंसिपिडस इन हाइपोपिट्यूटरिज्म अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज इंसिपिडस होता है जब आपको पॉलीयूरिया हो रहा है, और पॉलीयूरिया कब होता है? जब आपकी बॉडी में ADH की कमी होती है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस भी हो सकता है। डायबिटिक इंसिपिडस कुछ नहीं है, ADH कम होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? सबको पता है सर, पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन इनफर्टिलिटी कर सकता है? तो आपको पता है LH और FSH। कौन सा सिम्टम GH डेफिशिएंसी को बताता है? तो मसल वास्टिंग प्रोटीन की कमी। कौन सा टेस्ट
ACTH रिजर्व में, इवेलुएट ACTH रिजर्व में हम क्या करते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट ही करते हैं, बाहर से देते हैं, वो हमको पता लग जाता है, राइट। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी भी क्लास को 2 बार 3 बार देखना है, तब उसके बाद अगली क्लास की तरफ बढ़ना है। तो ये था दोस्तों हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसके अच्छे से सवाल कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर जरूर करूंगा। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम और ज्यादा और अच्छे से और अच्छा सिखा पाए आपको। 2 से 3 बार क्लासेस को देखना है, पुरानी क्लासेस को सारा रिवाइज करना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर एक बेहतरीन डिजीज के साथ मिलते हैं। टाटा बाय बाय।